हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। मेरा नाम है सुजाता परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये है फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ टॉपिक है ये। तो पहले के 3 टॉपिक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे, अब वहां से देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिया था उसमें, पर थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। बिजनेस में वो सब कुछ चीजें आती हैं जिसमें पीपल इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्शन, कैसे? प्रोडक्शन और परचेज, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हो, परचेज हो रही हो, सेल हो रहा हो और एक्सचेंज हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों की जो नीड होती है वो सेटिस्फाई करने के लिए। और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पे परचेज, सेल, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजें हो रही हो, उसको हम कहते हैं बिजनेस। और इन मॉडर्न टाइम्स में बिजनेस किसे कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि मॉडर्न टाइम्स में बिजनेस को एक्सप्लेन करो। मॉडर्न टाइम्स में बिजनेस सिर्फ एक डीलिंग नहीं रह गई है गुड्स और सर्विसेज की, और ये सिर्फ एक प्रॉफिट कमाने का एक जरिया नहीं है। मतलब सिर्फ इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ गई हैं। और सिर्फ ये गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करना, इसको ही बिजनेस बोलते हैं। ये सब पुराने टाइम में था, लेकिन अब ये इससे ज्यादा बढ़ चुका है। इसने और चीजें इंक्लूड कर ली हैं, जैसे कि क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने खुद के लिए कस्टमर क्रिएट करना बाय थ्रू एडवर्टीजमेंट, किसी भी चीज से अपने खुद के लिए कस्टमर क्रिएट करना। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमी से जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं उसको गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, खुद से ही मतलब रिसोर्सेज इकट्ठे करो और गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करो। ये भी अब बिजनेस में इंक्लूड हो गया है। इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट का इनोवेशन करो, सर्विसेज का इनोवेट करो, नए गुड्स को इनोवेट करो और उसको मार्केट में लॉन्च करो। मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, पहले तो इनोवेट करो, उसको ढूंढो और फिर उसको बनाओ और उसको मार्केटिंग करो। उसका मतलब लोगों तक उसको पहुंचाओ, समझाओ लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस इन मॉडर्न टाइम्स ये है। अब सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस का काम नहीं है, लोगों के लिए पूरी तरह से काम करना, नई नई चीजें बनाना, लोगों तक वो पहुंचाना बिजनेस में इंक्लूड हो चुका है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस, जिसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या नेचर होता है? इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हैं। 6 एक्टिविटीज हमें पढ़नी है। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, डीलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क रिटर्न। तो ये हमें पढ़नी है। चलो इसको डीपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम अर्न करते हैं मनी को, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक वो होती है जिसमें हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बिजनेस जो होता है, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था। तो बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसका जो मेन एम होता है वो अर्निंग मनी होता है, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पहुंचाना खुद को। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, अर्निंग मनी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए बिजनेस जो होती है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस जो होता है या तो चीजें प्रोड्यूस करेगा या प्रोक्योर करेगा। प्रोक्योर का क्या मतलब होता है कि या तो चीज वो खरीदेगा या वो खुद प्रोड्यूस करेगा। कौन सी? गुड्स एंड सर्विसेज या तो खुद बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा या खरीदेगा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से या तो खरीदेगा या खुद बनाएगा। गुड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जैसे कि मशीनरी वगैरह जो कंज्यूमर गुड्स बनाने में हमें हेल्प करते हैं।
ठीक है। और सर्विसेज क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह उस गुड को पहुंचाना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब होती है हमारी सर्विसेज। तो बिजनेस जो होता है प्रोडक्शन करता है या प्रोक्योरमेंट करता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। ये किसी के अंडर काम नहीं करता है, मतलब कि आप एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के अंडर में नहीं आती है। बिजनेस मतलब कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस का, जो भी आपने कर रखा है, उस पर्टिकुलर शॉप के आप ओनर हो, वो आपके लिए क्या है, बिजनेस है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और बिजनेस तभी आएगा जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हो या प्रोक्योरमेंट हो रही हो, गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे इंक्लूड हो रही हो, जहाँ पे सेल परचेज चल रही हो या सेल परचेज हो रही हो या फिर प्रोडक्शन हो रही हो, ये सब चीजें जहाँ इंक्लूड होंगी वहाँ बिजनेस आएगा। चलो अब हमने प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट तो देख लिया। अगला पॉइंट है सेल और एक्सचेंज। जहाँ प्रोडक्शन हो रही होगी वहाँ भी बिजनेस आएगा, वो भी बिजनेस कहलाएगा। जहाँ सेल हो रही होगी वो भी बिजनेस कहलाएगा। किसकी सेल, गुड्स और सर्विसेज की सेल, किस लिए, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। जहाँ ये सब चीजें होंगी वो किसके अंडर आएगा, बिजनेस के अंदर, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अगर आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन अपनी खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया था पार्ट 1 में भी, कि एक फार्मर अगर कोई क्रॉप उगाता है, कोई भी क्रॉप वो उगाता है अपने खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो बिजनेस के अंडर में नहीं आएंगी। लेकिन अगर वो क्रॉप उगाता है मार्केट में बेचने के लिए तो वो बिजनेस के अंडर आएगी, तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल है कि अगर आपने कोई गिफ्ट खरीदा किसी को देने के लिए, मतलब कुछ भी, कोई गुड्स खरीदा, किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई गुड खरीदा उसको रीसेल करने के लिए मार्केट में, तो वो बिजनेस है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ सेल और एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, तभी वो बिजनेस कहलाया जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। बाइंग गुड्स टू गिफ्ट टू समवन एल्स इज नॉट बिजनेस, बट बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इज बिजनेस। सो देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेस। आई होप समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट है, देखो अगर कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आपने एक बार कोई डीलिंग कर ली और आप सोचो कि अब ये बिजनेस के अंदर आ गया, तो ऐसा नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे आपको डीलिंग करनी पड़ती है गुड्स और सर्विसेज के अंदर, तब वो बिजनेस के अंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक घर था, आपने वो सेल कर दिया और आपने एक न्यू घर लिया, न्यू हाउस लिया, तो आप इसको बोलोगे कि ये बिजनेस के अंदर आया क्योंकि आपने एक घर सेल कर दिया। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका काम ही यही है कि आप रोज कोई घर खरीदते हो फिर उसको सेल करते हो जिससे कि आपको कमीशन मिलती है, तो वो बिजनेस के अंदर आएगा। अदरवाइज वो, अगर आपने एक ही बार घर लेके उसको बेचा, तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस। देखा, एक बार या दो बार आपने किया तो वो बिजनेस नहीं है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। एक ही ट्रांजेक्शन सेल की बिजनेस नहीं कहलाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस, ही इज नॉट डूइंग बिजनेस। ठीक है, अगर किसी ने अपना घर बेचा नया घर खरीदने के लिए, तो ये बिजनेस नहीं है। बट इफ अ पर्सन बायज एंड सेल्स हाउसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस पे वो बाय और सेल करता है टू अर्न कमीशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। तब हम उसको बिजनेस के अंदर कंसिडर करेंगे। अगला है प्रॉफिट अर्निंग। जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बार बार बताया गया है कि वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पहुंचाना नहीं होता है। The main purpose of business is earning profit. If the profit motive is missing in a transaction, then it cannot be considered as business transaction. For example, goods given in charity are not a business activity. ये कौन सी एक्टिविटी होगी? अगर आपने चैरिटी में किसी को कुछ दिया, तो ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस नहीं आता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट अर्निंग आपका मोटिव नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क। बिजनेस में हमेशा ही अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क रहेगा। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहेगा, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस।
आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। हमेशा कोई बिजनेसमैन एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर ले ऐसा गारंटी नहीं है। एज मार्केट कंडीशन में चेंज, क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहती है, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता रहता है। देयर मे बी स्ट्राइक इन बिजनेसमैन्स ओन फैक्ट्री, बिजनेसमैन की खुद की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो सकती है, एटसेट्रा। और भी रीजंस हो सकते हैं। ऑल दिस कैन बी लीड टू लॉस, और इन सब की वजह से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सो इन बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो बिजनेस में हमेशा ही रिस्क इन्वॉल्व रहता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। The business objective may be classified broadly into 3 categories. These are, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। चलो एक एक करके अब इनको पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पहला आता है इसमें सर्वाइवल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट है ये, पहला है सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। देखो, जो बेसिक पर्पस होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है कि वो मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करे, लंबे टाइम तक चले। और ये तभी होगा जब उसकी जो कॉस्ट होगी, जितना भी उसने खर्चा किया है, वो पूरा हो सके और वो प्रॉफिट अर्न करने लगे, तभी वो सरवाइव कर पाएगा मार्केट में। अदरवाइज वो मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस बंद पड़ जाएगा। दूसरा है, बार बार आता है ये कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है, ग्रोथ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसेंशियल है, और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी जरूरी है। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेगा? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट जो बिजनेसमैन को दिया जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है ये आगे आने वाले जो हमें रिस्क होगा उसको बियर करने में, उससे निपटने में हेल्प करेगा। पर अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगा तो रिस्क से कैसे लड़ेगा बिजनेसमैन? अगला आता है ग्रोथ। ग्रोथ, बिजनेसमैन को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज, उसको ग्रो करना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना चाहिए। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। देखो, किसी भी बिजनेस की सक्सेस कैसे मेजर की जाती है? उसके ग्रोथ रेट से। और ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है? सेल्स कितनी हो रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है किसी बिजनेस की, उसके प्रोडक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। अब देखो, अब ये सारी चीजें देखो, ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल, पहला था सर्वाइवल, दूसरा था प्रॉफिट, फिर था ग्रोथ। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे पढ़े, अगर सारा हमारा फेवरेट मैकडी जो है सरवाइव कर रहा है मार्केट में इतने लंबे टाइम से, कैसे सरवाइव कर पा रहा है? क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्या अर्न कर रहा है? प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए सरवाइव कर पा रहा है। प्रॉफिट अर्न कर रहा है इसलिए ग्रो भी हो रहा है। ग्रो हो रहा है मतलब कितनी सारी सेल, कितनी है इसकी, आप खुद देख सकते हो कितनी सेल होती है। ब्रांचेस कितनी सारी है इसकी, हर जगह, इनफैक्ट एक एक जगह पर भी 2-2 ब्रांचेस भी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मार्केट में 2-2 ब्रांचेस आपको दिख जाएंगी इसकी। ब्रांचेस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने सारे हैं, प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं इसके। सिर्फ एक बर्गर थोड़ी मिलता है, एक ही टाइप का बर्गर मिलता है, पर कितने अलग अलग टाइप्स के बर्गर्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैकडी से आप देख सकते हो कि कोई भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? प्रॉफिट की पड़ती है। प्रॉफिट होगा तो सरवाइव भी कर लेगा और ग्रो भी कर लेगा। चलो हम शुरू करते हैं हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, अब सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो बिजनेसमैन को प्रोडक्ट सप्लाई, जो बिजनेसमैन प्रोडक्ट सप्लाई करता है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि जो आज का कंज्यूमर है वो क्वालिटी बेस्ड कंज्यूमर है, यानी कि वो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देता है। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कंज्यूमर अपने आप उसको खरीदेगा, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई उसको नहीं खरीदेगा। और क्या होना चाहिए? वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, यानी कि कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी जो
जो भी बिजनेसमैन प्रोवाइड करेगा किसी प्रोडक्ट के लिए तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा ही खरीदेगा, कस्टमर उसको खरीदेगा। कस्टमर प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी, जब वो अच्छी क्वालिटी के होंगे जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, एंड आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, और जो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए। टुडेज कस्टमर इज अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर, आज का जो कस्टमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है, और एंड ही एक्सपेक्ट्स वैल्यू फॉर मनी, और उसको वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए। क्वालिटी अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग तरीके से हम जज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई कंज्यूमर गुड खरीद रहे हैं, यानी कि जैसे हम रेफ्रिजरेटर खरीदा या टीवी खरीदा, तो हमारा क्वालिटी से क्या मतलब होगा कि उस प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक टीवी खरीदा और टीवी 5 दिन में या 10 दिन में बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया चलना, तो इसका मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो टीवी कोई खरीदेगा नहीं। उस टीवी का जो रिव्यू जाएगा बहुत बुरा जाएगा, उस कंपनी का जो रिव्यू जाएगा बुरा जाएगा, बिजनेसमैन का रिव्यू बुरा जाएगा। इसलिए जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंज्यूमर गुड्स जब भी कोई इंसान खरीदता है तो वो उसकी क्वालिटी कैसे जज करता है? उसकी ड्यूरेबिलिटी से, कि वो कितना लंबा चलेगा, उससे जज करता है। और अगर हम कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जैसे कि प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, तो हम क्वालिटी कैसे जज करेंगे कि वो कितना सेफ है हमारे लिए। अगर हमने कोई प्रेशर कुकर खरीदा, सोचो, और वो 2 मिनट गैस पे रखने पे ही फट गया, प्रेशर कुकर फटना बहुत खतरनाक होता है, और वो फट गया, तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार है। वो सेफ्टी पर्पस के लिए वो प्रेशर कुकर जिस भी ब्रांड का है, जिस भी कंपनी का, वो अच्छा नहीं है। वो कंपनी का नाम डूब जाएगा, उस बिजनेसमैन का नाम डूब जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर कुकर 2 मिनट में फट गया। और जैसे हम दालें, पल्सेस वगैरह या स्पाइसेस, जो भी मसाले होते हैं, वो हम खरीदे तो हम क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? हम क्वालिटी चेक करेंगे उसकी प्योरिटी से, कि वो कितना प्योर है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। जैसे कि दाल खरीदते हैं उसमें कंकड़ पत्थर कितने सारे निकल के आ जाते हैं कभी कभी, तो ये चीजें देखेंगे हम जब ये चीजें पल्सेस वगैरह खरीदेंगे कि उसकी क्वालिटी जो है वो कितनी है, कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये था सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगला आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हमें किसी भी तरह का कोई झूठा, कुछ भी अडल्ट वाली एड या फिर ओवर चार्जिंग, ब्लैक मार्केटिंग या झूठे वादे कि अपनी एड में अपने प्रोडक्ट को झूठा ही दिखा दो, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा होता है कि बहुत सारी एड में बहुत बुरी बुरी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि सच नहीं होती हैं। तो ये सब हमको नहीं करना चाहिए, सोसाइटी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया, ये उसकी रेपुटेशन तो खराब होगी इसके चक्कर में, और ये एक पनिशेबल एक्ट भी है, आपको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर आपने ऐसा किया। तो पनिशमेंट आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, hoarding, overcharging, etc. Exaggerating in advertisements about the uses of products is also unfair trade practice. ये सब unfair trade practices में आता है। No society accept these practices. With these practices, a businessman will not only lose his reputation, but it is punishable under law. इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। The punishment can be in the form of fine और imprisonment, और both, दोनों भी हो सकता है कि फाइन भी भरना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। अगला पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एम्प्लॉयमेंट की, कि लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है। तो बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस ओपन करता है तो वहां पे वो लोगों को क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट। तो ये बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसको लोगों को काम देना चाहिए एक तरीके से, कि उसको वहां पे एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए ताकि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो कुछ हद तक कम हो पाए। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं मैकडी की, मैकडी भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है ना, वहां पे कितने सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसे ही कोई भी बिजनेस है उसको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए सोसाइटी की और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी। The businessman must create employment opportunities and help in overcoming this basic problem of developing country. जो developing country की basic problem है unemployment, इसको overcome कर सके, इसको कम कर सके, ठीक है। The business employs people to perform different types of work, ठीक है। जो बिजनेस होता है वो लोगों को रख सकता है अलग अलग काम करने के लिए। बाय एम्प्लॉइंग पीपल एट वर्क, अ बिजनेसमैन हेल्प्स इन फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी।
देखो लोगों को अपने यहाँ काम करने से बिजनेसमैन और क्या कर रहा है, सोसाइटी में इनकम का फ्लो बढ़ा रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन है, उसके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, उसने इसको सैलरी दी, इसका घर चला, इसके पास सैलरी आई, इसने थोड़ा खर्चा करा, इसने कुछ सामान खरीदा या घर के लिए राशन खरीदा, कुछ भी खरीदा, यहाँ पे फिर इस राशन वाले के पास भी पैसे गए, इसने यहाँ पे खरीदा, इसने कुछ और खरीदा, उसने कुछ और खरीदा, ऐसे फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, कि एक बिजनेसमैन को सोशल सर्विस भी करनी चाहिए, यानी कि चैरिटी भी करनी चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल, अगर उसके पास अच्छा पैसा, अच्छा प्रॉफिट है तो ये सब चीजें भी उसको ओपन करनी चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल मैं तुमको बताती हूँ, जैसे टाटा है हमारे देश में, टाटा कंपनी जो है, अगर आप देखो कितनी सारी चीजें जो टाटा की है, स्टारबक्स जो है वो टाटा का है, जैगवार गाड़ी टाटा की है, ठीक है, और वो ब्रांड का नाम क्या है, वेस्ट साइड, आई थिंक वेस्ट साइड जो है वो टाटा का है, टाइटन टाटा का है, तनिष्क टाटा का है, बहुत सारी चीजें जो है हमारे देश में टाटा की है। टाटा का खुद का जो ऑटोमोबाइल है वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं टाटा की। टाटा ने हमारे देश में बहुत जगह हाथ फैला रखा है, बहुत जगह टाटा का काम चलता है। लेकिन टाटा की हर महीने, अंबानी का अगर देखो, ये मैं बाद में बताती हूँ, देखो अंबानी जो है हमारे देश में, अंबानी की कितनी सारी चीजें, एक रिलायंस है, 2-3 चीजें और हैं, ज्यादा चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप टाटा का देखो तो टाटा की बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी आप ये सोचो कि अंबानी हमारे देश का सबसे अमीर आदमी कैसे है, जो अंबानी सर है वो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी कैसे हैं, और जो टाटा है वो क्यों नहीं है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन क्या है बहुत बड़ा? चैरिटी। जो टाटा ग्रुप्स है, टाटा की जो जितनी भी कंपनीज है, इसका बहुत, मैं आपको मतलब परसेंटेज में नहीं बता सकती, मोर देन 50%, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, बट 50% से ज्यादा चैरिटी होती है इनकी। जितना ये कमाते हैं उससे 50% से ज्यादा चैरिटी में जाता है। इस वजह से ये सबसे अमीर आदमी में नहीं इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ज्यादा चैरिटी कर देते हैं। ठीक है, ये भी चैरिटी करते हैं, लेकिन जितनी ये करते हैं उतनी चैरिटी अंबानी नहीं करते। इस वजह से टाटा जो है इंडिया के सबसे अमीर आदमी में नहीं है, सबसे अमीर आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं। अब देखते क्या लिखा है। द लार्ज बिजनेस हाउस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरी। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कुछ सोशल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी ओपन करना, स्कूल्स ओपन करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना। बहुत सारी बिग कंपनी कैन हेल्प इन सोशल सर्विस प्रोग्राम रन बाय एनजीओ एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय कंट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, चैरिटी एटसेट्रा। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो भी एनजीओ रन करती है हमारी गवर्नमेंट, उसमें भी डोनेशन करते हैं, सोशल सर्विसेज में पार्ट लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी स्पेंडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर ऑन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स। इसमें ऐसा लिखा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट वो एवरी ईयर देते ही देते हैं, पर जहां तक मुझे पता है कि वो 50% या उससे ज्यादा एवरी ईयर मतलब उनकी चैरिटी होती है। तो हर साल उनकी इनकम भी तो बढ़ती है, इसलिए उनकी चैरिटी भी बढ़ती ही रहती है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। देखो अब एक बिजनेसमैन है, उसने इंडस्ट्री खोली, किसी भी चीज की इंडस्ट्री खोली, तो उस इंडस्ट्री से कितना पॉल्यूशन होगा, कितना वेस्ट होगा, तो बिजनेसमैन को उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए पॉल्यूशन। कैसे? देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। द इंडस्ट्रीज थ्रो और ड्रेन देयर वेस्ट इन लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा। जो भी उनका वेस्ट होता है ना इंडस्ट्रीज का, वो लेक्स में या रिवर्स में फेंक देते हैं, विच पॉल्यूट्स वाटर, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ इंडस्ट्री पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। और जो इंडस्ट्री की चिमनी से स्मोक बाहर आ रहा है, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। As the businessman has added to the spreading of pollution, so it become the moral duty of businessman to come forward and help in solving the problem of pollution. क्योंकि ये सब चीजें बिजनेसमैन के बिजनेस की वजह से हो रही है, तो ये बिजनेसमैन की मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो आए और कुछ हेल्प करे इस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द बिजनेसमैन मस्ट अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक उसको यूज करनी चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए, एंड शुड ड्रेन
ड्रेन द वेस्ट मटेरियल इन सच अ वे दैट दीज डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, और अपना वेस्ट मटेरियल उसको इस तरीके से ड्रेन करना चाहिए कि वो पॉल्यूट ना कर पाए एनवायरनमेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेसमैन के लिए, जो बहुत आज तो फिलहाल उसको बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारे देश में, स्पेशली इन दिल्ली। हमारा थर्ड पॉइंट, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड, ये थर्ड पॉइंट है, यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद थर्ड पॉइंट ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। भूल गए होंगे, ये देखो ये तीसरा वाला, ये दो पढ़ लिए, अब ये तीसरा पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना सब में। तो इसमें क्या होता है, ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है, जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। सोचो आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो और वहां आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलता, मीन्स आपको वहां अच्छा नहीं लगता काम करना, आपका मन नहीं करता वहां काम करने का, आप एक मजबूरी में काम कर रहे हो कि चल यार महीने में सैलरी तो मिल जाती है, घर चल जाता है, इसलिए आप काम कर रहे हो। तो क्या आप जो अपना आउटपुट दोगे वहां पे, क्या आप वो 100% दोगे? नहीं दोगे 100%। अगर आप वहाँ खुश नहीं हो तो आप 100% नहीं दोगे अपना आउटपुट, आप अच्छे से काम ही नहीं करोगे, आपका दिल ही नहीं करेगा काम करने का। तो ये बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके ऑब्जेक्टिव को भी वो ध्यान में रखे। क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, कि ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे रिलेटेड है ये ऑब्जेक्टिव। Employees are valuable resources who contribute significantly to the success of business। देखो बिजनेस तभी सक्सेस कर रहा है, हमारा बिजनेस तभी चल रहा है जब एम्प्लॉयज अपना 100% दे रहे हैं, और एम्प्लॉयज जो हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। अगर एम्प्लॉयज काम ही नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। To get maximum from employees and to keep the employees motivated, the business must take care of the employees by pursuing the individual objective। अगर हमें employees का maximum output चाहिए, उनको मोटिवेट रखना है, उनका 100% आउटपुट चाहिए, तो बिजनेसमैन को उनके employees के ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर, कौन कौन से होते हैं कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि आप मतलब वहाँ पे इतनी 40 डिग्री 45 डिग्री की गर्मी पड़ रही है और आपने वहाँ पे फैन तक नहीं लगा रखा है, ऐसी जगह कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। वर्किंग कंडीशन मतलब यही है कि अच्छा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करो। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी। अब ऐसा भी नहीं है कि एक जगह एक पर्टिकुलर काम की सैलरी जो है वो 50,000 है और आप बोलो कि हम सिर्फ 5,000 देंगे। ऐसा करोगे तो कोई आपकी जगह काम नहीं करेगा, और करेगा अगर कोई मजबूरी में तो वो अपना जो आउटपुट होगा वो 5,000 के लेवल का ही देगा, 5% भी नहीं देगा अपना आउटपुट, जितना वो दे सकता है उसका 5% देगा। Personal growth and development of employee by imparting training to employee and keep updating their knowledge। आपने एम्प्लॉय रख लिया, आपने उनको हायर कर लिया, लेकिन आपको अगर उनकी नॉलेज को बढ़ाना है हमेशा, और आपको एक जो मार्केट में आपको हमेशा कंपटीशन में बने रहना है, तो अपने एम्प्लॉयज की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, और उनकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। Pay recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making। आप जब भी कोई डिसीजन लें तो एक बार अपने एम्प्लॉय से जरूर पूछें, क्या पता आपका कोई एम्प्लॉय कुछ अच्छा डिसीजन दे दे। हमेशा घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं बॉस हूँ तो मैं ही डिसीजन लूंगा। आप एम्प्लॉय से पूछें और उनको पार्टिसिपेट करें अपने डिसीजन मेकिंग में, और उनसे पूछें ताकि जो आपको बेस्ट डिसीजन लगे वो आप ले पाए। और कभी कभी हमें कोई जिससे हमें उम्मीद भी नहीं होती वो हमें बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है, अच्छी सलाह दे देते हैं। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। कुछ स्पेशल बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड करने चाहिए एम्प्लॉयज को, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी, घर प्रोवाइड करना चाहिए, एटलीस्ट रेंट प्रोवाइड करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, फ्री एजुकेशन उनके चिल्ड्रंस को, ऐसे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। अब अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में। मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, तो बिना प्रॉफिट के तो कुछ है ही नहीं पूरे बिजनेस में।
तो क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर? सर्वाइवल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। चलो इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं एक करके। सर्वाइवल, देखो अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा होगा तो वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बंद हो जाएगा बिजनेस। तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, कैसे सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव ही जब उसका प्रॉफिट अर्न करना है और वो ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हो रहा है तो बिजनेस चला के करेगा क्या बिजनेसमैन? A business and businessman cannot survive for a long time without earning adequate profit। ज्यादा टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर वो एडुकेट प्रॉफिट अर्न ना करे। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेसमैन विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो बिजनेसमैन के लिए तो उसका प्रॉफिट ही इनकम है ना, जिसकी प्रॉफिट से उसकी लाइवलीहुड अर्न होती है। प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेंबर्स। प्रॉफिट बिजनेसमैन और उसकी फैमिली मेंबर के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट ही बिजनेसमैन के लिए सैलरी है। प्रॉफिट नहीं तो बिजनेसमैन इसका मतलब कुछ भी अर्न नहीं कर रहा है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। क्या चाहिए? प्रॉफिट। जब तक कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा वो ग्रो कैसे करेगा? वो अलग अलग ब्रांचेस कैसे खोलेगा? अगर आप मैकडी में जाके बर्गर नहीं खाओगे और मैकडी वाला प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो अलग ब्रांच कैसे खोलेगा? सरोजनी नगर में अलग ब्रांच है, लाजपत नगर में अलग ब्रांच है, मॉल्स में अलग अलग ब्रांच है, चंडीगढ़ में एक एक सेक्टर में दो दो ब्रांच है, कैसे खोलेगा वो? ऐसे ही खोलेगा प्रॉफिट अर्न करके। किससे? प्रॉफिट से। द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जब तक वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा वो एक्सपेंड नहीं होगा। व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज अ पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जब प्रॉफिट अर्न होता है तो उसका कुछ पार्ट हम बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा देते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, अलग अलग ब्रांच खोलते हैं या कुछ और नई चीज हम निकालते हैं, नया प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे हम अपना प्रॉफिट जो है इन्वेस्ट करते हैं। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। और कुछ प्रॉफिट हम रख लेते हैं जिसको हम इंटरनल सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं, मतलब इंटरनल फंड हो गया वो हमारा जो हमने फ्यूचर के लिए सेव करके रख लिया। द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज मोर डिपेंडेबल एंड अ चीपर सोर्स एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। यानी एक्सटर्नल सोर्स कौन से? यानी कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल हमें कभी भी किसी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा, किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई और हमको पैसों की जरूरत है, तो जो प्रॉफिट हमने सेव करके रखा है हम उसका यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हमें बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बाद में हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाई इंटरेस्ट। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा, हमने सेव करके रखा होगा, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे कि हमें वो सस्ता पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना। क्योंकि अगला है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि अगर कोई बिजनेस कैसा चल रहा है ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। मतलब अगर हमें ये जानना है कि बिजनेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है इसका मतलब बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर वो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, तो बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। प्रॉफिट इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। कि प्रॉफिट हमें क्या दिखाता है कि बिजनेस जो है एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट एक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स होता है जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है। एंड लोअर प्रॉफिट इंडिकेट इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगला है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अभी जैसा कि बताया था पीछे कि अगर आपके पास प्रॉफिट है, इसका मतलब आपको फ्यूचर में आने वाला कोई भी रिस्क, किसी भी तरीके की दिक्कत से वो बचा लेगा। आप वहां इसको इन्वेस्ट कर लोगे, बचा लेगा वो आपको। ठीक है, नहीं है तो कैसे बचाएगा? नहीं बचा पाएगा, फिर आप उस रिस्क में दब जाओगे, उस रिस्क को आप झेल नहीं पाओगे। वो जो अनसर्टेनिटी आएगी उससे आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइज और रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। रिस्क को बियर करने के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं।
बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो जो चाहता है, उसकी जो इच्छा होती है वो यही होती है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। तो रिस्क को, जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क आते हैं, उससे हेल्प कौन करता है? प्रॉफिट। उससे बाहर निकालने में हेल्प करता है प्रॉफिट। हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी है, यानी कि उसकी इमेज जो है वो अच्छी है मार्केट में कि ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, आपको किसी कंपनी से ऑफर लेटर आया, पर आपको ये पता है कि वो जो बिजनेस है वो तो हमेशा लॉसेस में जा रहा है, प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहा है, क्या पता कल को बंद हो जाए, तो क्या आप ज्वाइन करोगे? नहीं। लेकिन आपको पता है आपको एक कंपनी से ऑफर लेटर आया है जो हमेशा से प्रॉफिट में ही है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप ज्वाइन करोगे, बहुत इजीली आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लोगे। A profit earning company always has a better reputation in the market as compared to company which are running in loss. प्रॉफिट जो अर्न कर रही होती है उनकी अच्छी रेपुटेशन होती है उन कंपनीज के कंपैरिजन में जो कि लॉस में होती है। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। जिससे रेट ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट से गुडविल क्रिएट होती है मार्केट में। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। और जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में भी उस बिजनेस की, उस कंपनी के जो शेयर प्राइस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्या इंक्रीज हो जाते हैं? शेयर प्राइजेस, यानी कि जितना प्रॉफिट उतने ज्यादा शेयर प्राइस। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पार्ट 3 जरूर देखना।